संगीता, शराब और सिगरेट किस्त नंबर 3। मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ संगीता, मैंने मुशफ़िक़ाना और दोस्ताना लहजे में कहा। मैं जानता हूँ तुम लतीफ़ को किस हद तक चाहती थी और लतीफ़ किस तरह तुम पर दीवाना था। तुमने मुसलमान होकर लतीफ़ के साथ शादी का फ़ैसला कर लिया था और लतीफ़ तुम्हारी खातिर अपना घर बार और अपने वालिदैन और बहन भाइयों को हमेशा के लिए छोड़कर तुम्हारे साथ जा रहा था, लेकिन वो तुम्हें भी छोड़कर अकेला चला गया और गया भी ऐसी जगह से जहां वो तुम्हें नहीं ले जा सकता था। मैं जानता था कि ये लड़की लतीफ़ के लिए अंदर से इस कदर जज्बाती होगी। उस वक्त की उसकी जहनी हालत को मैं भांप चुका था। ये तो मैं जानता था कि जिसकी खातिर वो अपना मज़हब और अपना इतना अमीर ख़ानदान भी छोड़ रही थी, इसके लिए वो किस कदर जज्बाती होगी। मेरी ये बात सुनकर उसने सर झुका लिया, फिर अपने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिए और झुक गई। उसका जिस्म इस तरह हिल रहा था जैसे वो सिसकियाँ और हिचकियाँ ले लेके रो रही हो। मेरे अल्फाज और बोलने के अंदाज़ ने उसकी जज्बाती दुनिया में ज़लज़ला बर्पा कर दिया था। संगीता, मैंने उसका सर अपने दोनों हाथों में थाम कर और ज़रा ऊपर उठाकर कहा, खुल कर रो लो, लतीफ़ के लिए जितने भी आंसू बहा सकती हो बहाओ, फिर भी कम होंगे। इस वक्त मुझे अपना भाई समझो, बाप समझो, मेरे सिवा तुम्हारा कोई हमदर्द नहीं। मैं तुम्हारी मोहब्बत की सारी दास्तान जानता हूँ। दुख इस बात का है कि लतीफ़ को तुम्हारी मोहब्बत ने कत्ल करवा दिया है। अब वो जो रोई तो मैं समझा कि मैं इसे संभाल नहीं सकूँगा। ये तो मैंने आपको बड़ी मुख्तसर बातें बताई हैं। जो मैंने कही थी मैंने उससे ज़्यादा ही जज्बाती बातें की थीं। इस तरह यह हसीन व जमील लड़की मेरे कब्ज़े में आ गई। मैं एक बात और भी जानता हूँ संगीता, मैंने जज्बाती से लहजे में ये झूठ बोला। मैंने तुम्हारे मंगेतर को देखा है। मैं ये भी जानता हूँ कि वो अच्छे अखलाक का आदमी नहीं। कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा यह शख्स इस काबिल भी नहीं कि संगीता के घर का नौकर बने। मैं उसे तुम्हारे जूते साफ़ करने के भी काबिल नहीं समझता। अगर मैं कहूँ कि इस शख्स ने लतीफ़ को कत्ल करवाया है तो तुम क्या कहोगी? हकीकत ये थी कि मैंने उसके मंगेतर को देखा ही नहीं था, उसके मुतल्लिक सिर्फ सुना था। मुझे भी इस भद्दे सांड पर शक है, संगीता ने कहा। मैं तुम्हारा मशकूर हूँ, मैंने कहा। मैं यही चाहता था कि मेरे साथ खुलकर दिल की बात करो, फिर मेरा खलूस और मेरी हमदर्दियाँ देख लेना। क्या तुमने मंगेतर को बता दिया था कि तुम उसे पसंद नहीं करती और तुम किसी और को चाहती हो? अगर तुम मुझे सही और सच्चा जवाब दे दो तो फिर देखना मैं तुम्हारे मंगेतर के साथ क्या सलूक करता हूँ और किसी को पता ही नहीं चलने दूँगा कि ये इशारा तुमने मुझे दिया था। मैं आपको सही जवाब दूंगी, संगीता ने कहा, और मेरी पर्दापोशी का वादा पूरा करना आपका काम है। मैंने मंगेतर को एक बार नहीं 2 बार कहा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूंगी और मजबूरन कर देगी तो मैं घर से ही भाग जाऊंगी या खुदकुशी कर लूँगी। मैंने अपनी माँ को पहले ही बता दिया था कि मैं अपने एक मुसलमान क्लास फ़ेलो को चाहती हूँ और इसी के साथ शादी करूँगी। ये भी बता दिया कि मैं इस लड़के की खातिर अपना मज़हब छोड़ रही हूँ। माँ ने मेरे मुंह पर हाथ रख कर कहा था कि अपने बाप को पता न चलने देना, वरना वो तुम्हें नहीं तो इस मुसलमान लड़के को कत्ल करवा देगा या अपना असर व रसूख इस्तेमाल करके इस पर ऐसा इल्ज़ाम आयद करा देगा कि वह बेचारा जेल में गलता सड़ता रहेगा। अगर तुम्हारे बाप ने यूँ ना किया तो तुम्हारी हड्डी पसली करके इस मंगेतर के साथ तुम्हें ब्याह देगा। मैं तो अपने बाप को भी बता देने पर तुली बैठी थी, लेकिन माँ के मना करने पर चुप रही। बाप को फिर भी पता चल गया। वो इस तरह के मेरे मंगेतर ने मेरे बाप को बता दिया कि मैंने उसे क्या कहा है। बाप सख्त गुस्से में घर आया, मुझे और मेरी माँ को अलग बिठाकर मुझसे पूछा कि ये बात कहाँ तक सच है। मुझ पर लतीफ़ की मोहब्बत ऐसी बुरी तरह सवार थी कि मैंने साफ अल्फाज में बाप को बता दिया कि मैं एक मुसलमान लड़के के साथ शादी कर रही हूँ और इस मंगेतर को कह दिया है। बाप ने मुझे मारा पीटा नहीं, लेकिन उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। बाप ने कहा कि वो इस मुसलमान लड़के का सुराग लगा लेगा और उसे ऐसा गायब कराएगा कि फिर वो किसी को नज़र भी नहीं आएगा। ऐसी धमकियाँ मेरे मंगेतर ने भी मुझे दी थी। मैंने उस लड़की संगीता को पूरी तरह अपने कब्ज़े में ले लिया था। ये मेरी एक्टिंग है, ज़ुबान का कमाल था। उसे ये तो मालूम ही हो गया था कि इसकी मोहब्बत के मुतल्लिक मुझे हर बात पहले ही मालूम है। मैंने उससे पूछा कि जब उसके बाप को पता चल गया कि उसकी ये बेटी एक मुसलमान के साथ शादी कर रही है और मंगेतर को उसने कह दिया है कि वो उसे पसंद नहीं करती, फिर भी वो मकतूल से मिलती मिलाती रही थी। नहीं, संगीता ने जवाब दिया, मुझे घर में कैद कर लिया गया था और यूँ समझे कि मुझ पर पहरे बिठा दिए गए थे। बाप ने तो मेरे साथ बोलचाल बंद कर दी थी और मेरे दोनों भाई और एक बहन भी मुझसे नाराज़ रहने लगे थे। सिर्फ माँ थी जो मेरी दिलजोई करती थी। लतीफ़ के साथ मेरा राब्ता कट गया था। फिर तुम्हें लतीफ़ के कत्ल का किस तरह पता चला था, मैंने पूछा। अखबार में ख़बर पड़ी थी, संगीता ने जवाब दिया। इस खबर के साथ लतीफ़ की फ़ोटो भी छपी थी। मैं छुप छुप कर रोती रही और ये सोचती रही कि लतीफ़ की कब्र का अता पता किससे पूछूं कि मैं इसकी कब्र पर जाने को बेताब होती रही।
اس طرح وہ اپنے زخمی جذبات کا اظہار کرتی اور روتی رہی، اور میں اس کے جذبات کے ساتھ اس کے جذبات کا ساتھ اس طرح دیتا رہا جیسے اس کے ساتھ میری رازدانہ دوستی ہو۔ میں نے ایک خاص بات نوٹ کی، وہ اپنی ماں کی تعریفیں کرتی تھی۔ ماں کو اس نے سب کچھ بتا دیا تھا، اور ماں کے متعلق سنگیتا کی یہ رائے تھی کہ وہ اس کی ماں نہیں بلکہ ہمراز اور ہمدرد سہیلی ہے۔ مجھے اس کی ماں پر بھی شک ہونے لگا، ماں اس سے بھید لیتی ہوگی۔ وہ بھی آخر ہندو تھی اور ایسے ہندو کی بیوی تھی جس کا معاشرے اور سیاست میں ذرا اونچا مقام تھا۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں نے اپنی بیٹی کا یہ جرم معاف کر دیا ہو کہ وہ مسلمان ہو رہی تھی۔ میں نے سنگیتا کے ساتھ اس کی ماں کے متعلق بچ بچ کر 2-4 باتیں کی۔ میں نے دیکھا کہ وہ ماں پر ذرا سا بھی شک برداشت نہیں کرتی تھی۔ اس نے یہاں تک کہا کہ ماں نہ ہوتی تو وہ لطیف کے قتل کی خبر سن کر ہی خودکشی کر لیتی۔ اس نے کچھ ایسی باتیں بھی کہہ ڈالیں جو تھیں تو اس کی ماں کی تعریفیں، لیکن ماں کے خلاف میرا شک مزید پختہ ہو گیا۔ میں اٹھا اور اس کمرے میں چلا گیا جہاں انسپیکٹر انڈریو میرے انتظار میں بیٹھا تھا۔ میں نے اسے مختصر بتایا کہ لڑکی میرے قبضے میں آ گئی ہے اور اس کی ماں کو بلانا ضروری ہو گیا ہے۔ انڈریو نے کہا کہ اس لڑکی کے باپ کو میں باہر بیٹھا رہنے دوں اور ASI کو بھیج کر لڑکی کی ماں کو بلوا لوں۔ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر سنگیتا کے پاس جا بیٹھا۔ میرے ہمدردانہ رویے اور خوش مزاجی سے سنگیتا اتنی متاثر ہو چکی تھی کہ اب وہ میرے ساتھ وہ باتیں بھی بے تکلفی سے کر رہی تھی جو سہیلیاں الگ بیٹھ کر آپس میں کیا کرتی ہیں۔ اصل بات تو یہ تھی کہ سنگیتا کا دل زخمی ہو گیا تھا اور اس کے جذبات لہو لہان ہو گئے تھے، اور وہ شدت سے محسوس کر رہی تھی کہ کسی ہمدرد کو پاس بٹھا کر سینے کا غبار نکالے۔ اس کے ساتھ ابھی تانگے اور گھوڑے کی بات نہیں ہوئی تھی، کوئی ضرورت بھی نہیں تھی۔ سنگیتا اس تانگے کے متعلق کچھ بھی نہیں بتا سکتی تھی کہ یہ کس کا تھا۔ اگر اسے کچھ معلوم ہوتا تو جہاں اس نے میرے ساتھ دل کی ہر بات کر لی تھی، وہ مجھ سے یہ بھی پوچھ لیتی کہ تانگا کس کا تھا جس پر قاتل آئے اور بھاگے تھے۔ سنگیتا کی باتیں سنتے اور کچھ اپنی کہنے اور اپنی ضرورت کے سوال پوچھتے اتنا وقت گزر گیا جس کا احساس ہی نہ ہوا۔ ASI نے آ کر بتایا کہ لڑکی کی ماں آ گئی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ وہ اس عورت کو پچھلے گیٹ سے اندر لائے تاکہ اس لڑکی کا باپ اسے نہ دیکھ سکے۔ ASI نے ایسے ہی کیا تھا اور سنگیتا کی ماں کو ایک کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ یہ بات سنگیتا کو بھی نہیں بتائی تھی۔ میں اسے وہیں بیٹھا چھوڑ کر ASI کے ساتھ اس کمرے میں چلا گیا جس میں سنگیتا کی ماں کو بٹھایا گیا تھا۔ اس کی ماں کو میں نے بڑے اچھے انداز سے تسلی دی کہ یہاں گھبرانے اور ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے، اور اس کی بیٹی میرے پاس ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور اس پر کوئی الزام نہیں ہے، نہ ہی میں اس پر کوئی الزام آنے دوں گا۔ اس طرح کچھ اور باتیں کہہ کر میں نے اس عورت کو مطمئن اور پرسکون کر دیا، اور پھر اسے کہا کہ وہ کچھ دیر یہاں انتظار کرے اور میں اسے اپنے پاس بلوا لوں گا۔ سنگیتا کے پاس واپس آ کر میں نے کوئی بات کی اور اس کے جواب میں اس نے کچھ کہا۔ پھر میں نے کہا کہ اس کی ماں تو مذہب کی خاصی پابند ہوگی۔ مذہب؟ سنگیتا نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اس کے ہونٹوں پر طنز آمیز مسکراہٹ آ گئی۔ کہنے لگی، جہاں میں نے آپ کو ہر بات بتا دی ہے، یہ بھی بتا دیتی ہوں، اگر آپ سچے مسلمان ہیں تو اس بات پر بھی پردہ ڈالے رکھنا۔ میری ماں نام کی ہندو ہے، وہ مسلمانوں کا اچھا سمجھتی ہے، اور ایک بات تو اس نے یہ بھی کہہ دی تھی کہ معلوم نہیں کیوں اس نے ہندو گھرانے میں جنم لیا ہے۔ میری ماں بڑی ہی زندہ مزاج عورت ہے اور اس میں ہندوؤں والی گھٹن اور منافقت ہے ہی نہیں۔ میں نے اسی کا اثر قبول کیا تھا جس کے نتیجے میں مجھے ایک مسلمان اچھا لگا اور میں نے اسی کا مذہب اختیار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کی کبھی میری ماں سے ملاقات ہو جائے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ یہ عورت ہندو نہیں مسلمان ہے۔ سنگیتا نے کوئی عجیب بات نہیں کی تھی، گو ایسے ہندو بہت ہی کم تھے، لیکن تھے ضرور جو برائے نام ہندو تھے اور مسلمانوں کی دوست تھے اور ان کے طرز بود و باش کو اچھا سمجھتے تھے۔ ہندو گوشت نہیں کھاتے۔ میں نے ایسے 3 ہندو دیکھے تھے جو اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ گوشت بھی کھاتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، اور ایک ہندو تو گائے کا گوشت بھی کھا لیتا تھا، جو ہندوؤں کے ہاں بہت ہی بڑا گناہ تھا، کیونکہ گائے کو وہ گرو ماتا کہتے ہیں اور گائے کو دیوی کا درجہ دیتے ہیں۔ میں نے سنگیتا کو ایک اور کمرے میں بٹھا دیا اور ایک کانسٹیبل سے کہا کہ وہ اس کے لیے چائے لے جائے اور ساتھ کھانے کے لیے کچھ لے آئے۔ اسے اکیلا چھوڑ کر میں اس کی ماں کو اپنے تفتیشی کمرے میں لے آیا۔ یہاں میں تفصیل نہیں سناؤں گا کہ اس سے کیا کچھ پوچھا اور اس نے کیا کچھ بتایا۔ میں صرف یہ جاننا چاہتا تھا کہ یہ عورت فطری طور پر کیسی ہے، کیا یہ چالاک اور مکار عورت ہے یا کیا ویسی ہی کشادہ ظرف ہے جیسے سنگیتا نے بتائی تھی۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھ کر میں نے اس عورت کے ساتھ تفتیش کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلی بات یہ دیکھی کہ خوبصورت عورت تھی اور جوانی میں تو اپنی بیٹی سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ میں نے بات بالکل اسی طرح شروع کی جس طرح سنگیتا کے ساتھ کی تھی، زبان کا ویسا ہی جادو چلایا اور ہمدردی اور اپنائیت کی ایکٹنگ کی اور ایسے پیار کا تاثر دیا کہ یہ عورت کھل کر بولنے پر آ گئی۔
جب اس نے بات شروع کی تو یہ دیکھ کر مجھے اطمینان ہوا کہ خود اعتمادی سے بولتی ہے اور یہ عورت لگی لپٹی نہیں رکھے گی۔ میں اگر اس کی اور اپنی گفتگو لکھ ڈالوں تو یہ ایسی ویسی ہی ہوگی جیسی سنگیتا کے ساتھ ہوئی تھی، اس لیے میں اسے دہرانا نہیں چاہتا۔ میں یہ تو جانتی ہوں کہ آپ پولیس آفیسر ہیں، اس نے کہا۔ اگر آپ برا نہ سمجھیں تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ آپ مسلمان ہیں، عیسائی یا ہندو؟ میں نے جیب سے اپنا CIA والا شناختی کارڈ نکال کر اس کے آگے رکھ دیا۔ کارڈ انگریزی میں تھا اور یہ عورت انگریزی پڑھ سکتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ میں مسلمان ہوں۔ اس نے سکون کی آہ بھری اور گردن کو کچھ اور ہی طرح سے خم دیا جیسے اس کی کوئی اذیت ختم ہوگی ہو۔ جس طرح میں نے سنگیتا کو بتایا تھا کہ مجھے ہر بات معلوم ہے، اسی طرح اس عورت کو بتایا۔ میں نے یہ بھی کہا کہ کچھ دیر بعد میں اسے اس کی بیٹی سے ملوا دوں گا اور وہ بیٹی سے پوچھے کہ میں کیسا آدمی ہوں۔ یہ تو میں دیکھ ہی چکی ہوں، اس نے کہا۔ کسی بھی انسان کو ایک نظر میں بھانپ لیتی ہوں، لیکن صرف ایک ڈر دل میں رہتا ہے کہ آپ پولیس کے آفیسر ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو میں آپ کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی کرتی۔ ابھی تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ نے میری بیٹی کو اور مجھے کیوں بلایا ہے؟ میں نے اس کے سوال کا جو جواب دیا اس سے باتوں کا ایک اور ہی سلسلہ نکل آیا جس کا اس واردات کے ساتھ کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا، لیکن میں نے یہ سلسلہ چلتا رہنے دیا تاکہ کوئی ایسا اشارہ مل جائے جو مجھے قاتل تک پہنچا دے، لیکن یہ عورت بات کو کسی اور کی طرف لے گئی۔ میں نے آپ کو تفصیلی طور پر نہیں بتایا کہ میں نے کس طرح خود ہی اس سے بات پر لے آیا تھا۔ میں نے اس پر ایسا تاثر پیدا کر دیا تھا کہ وہ مجھے پولیس آفیسر کی بجائے ایک مسلمان سمجھنے لگی تھی اور مجبور ہو گئی تھی کہ دل کی بات کہہ ڈالے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ وہ نوعمر لڑکی نہیں تھی کہ شرم و حجاب کرتی، جوان اولاد کی ماں تھی اور اس میں جرأت سے بات کرنے کا وصف موجود تھا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس پر شک ہے؟ اس نے پوچھا۔ پھر میں آپ کو اپنا شک بتاؤں گی۔ اگر یہی بات میں تم سے پوچھوں تو کیا جواب دو گی؟ میں نے کہا، یہ میں اس وعدے پر پوچھ رہا ہوں کہ میرے سوا کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ تم نے یہ شک ظاہر کیا تھا۔ میری دوستی پر اب تمہیں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے 2 آدمیوں پر شک ہے، اس نے کہا، ایک میرا خامند اور دوسرا میری بیٹی کا منگیتر۔ اس نے اس شک کی وجہ یہ بتائی کہ اس کا خامند اثر و رسوخ والا آدمی ہے اور کٹر برہمن ہے اور وہ کسی کو بھی قتل کروانے کی طاقت اور ذرائع رکھتا ہے۔ بیٹی کے منگیتر کے متعلق اس نے وہی بات بتائی جو میں پہلے دوسروں کی زبانی بتا چکا ہوں۔ اس نے جو وجوہات یہ بتا دیں، لیکن میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ اپنے خامند کے خلاف کیوں ہے۔ یہ تو میں سمجھ گیا تھا کہ اپنی بیٹی کا منگیتر اسے بھی اچھا نہیں لگتا۔ میں نے براہ راست سوال کرنے کی بجائے ذرا لمبا راستہ اختیار کیا اور آخر اسے اس مقام پر لے آیا جہاں اس نے دل کی وہ بات کہہ ڈالی جس کا اشارہ پہلے دے چکی تھی۔ میرا خامند اثر و رسوخ والا ہے، اس نے کہا، اپنی قوم میں اور سوسائٹی میں ایک اونچا درجہ حاصل کر رکھا ہے اور دولت مند بھی ہے، لیکن میرے دل میں اس شخص کے خلاف اگر نفرت نہیں تو ناپسندیدگی بھری ہوئی ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ میں سے ہندوؤں والی ذہنی گھٹن اور عیاری اور منافقت ہے۔ جوانی کے وقتوں کی بات ہے کہ مجھے مسلمان اچھے تھے، مجھے مسلمان اچھے لگتے تھے۔ میں ظاہری طور پر ہندو عورتوں سے ملتی تو ہوں، لیکن دلی سکون مسلمان عورتوں کے پاس بیٹھ کر ملتا ہے۔ بیٹی نے میرا اثر قبول کیا تھا اور ایک مسلمان لڑکے کے ساتھ دل لگا لیا۔ میں نے اسے اسی موضوع پر جکڑ لیا اور ایسا دوستانہ انداز سے باتیں کیں کہ وہ مکمل طور پر میرے ساتھ بے تکلف ہوگی۔ بولتے بولتے اس نے بے اختیار میرا ایک ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑا نہیں لیا بلکہ اس کے ذریعے اور زیادہ بے تکلفی پیدا کر لی۔ کچھ دیر گفتگو چلی۔ میرے اس راز کو اگر آپ راز ہی رکھیں تو ایک اور بات بھی بتا دیتی ہوں۔ اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں آہستہ آہستہ ملتے ہوئے کہا، میں نے اس خامد کی موجودگی میں ایک مسلمان کے ساتھ دوستی کر لی تھی۔ میرا ایک بیٹا پیدا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے سنگیتا کو جنم دیا، لیکن یہ میرے خامد کی بیٹی نہیں بلکہ میرے اس دوست کی ہے۔ میں نے سنگیتا کو آج تک نہیں بتایا کہ وہ ایک مسلمان کی بیٹی ہے۔ اس کے بعد میرا یہ دوست دلی سے ایسا گیا کہ پھر واپس ہی نہیں آیا۔ میں نے اسے یقین دلایا کہ اس کا یہ راز میرے دل میں ہمیشہ کے لیے دفن رہے گا۔ کچھ دیر بعد میں نے صاف طور پر محسوس کیا کہ وہ مجھے اپنا دوست بنانا چاہتی ہے۔ میں نے اسے مایوس نہ کیا۔ وہ عملاً محبت کا اظہار کر رہی تھی اور میں نے اس کا اظہار عملاً قبول کر لیا تھا۔ میں دراصل اس کوشش میں تھا کہ یہ کوئی ایسا اشارہ دے دے جس سے میں اس کے خامد کو مشتبہ کی حیثیت سے شامل تفتیش کر لوں، لیکن اسے کچھ بھی معلوم نہیں تھا۔ اپنے خامد کی اس قسم کی مجرمانہ سرگرمیوں سے واقف نہیں تھی۔ سنگیتا کے منگیتر کو تو میں نے لپیٹ میں لے ہی لینا تھا اور CIA کا طریقہ کار استعمال کر کے اس سے اقبال جرم کروا لینا تھا، لیکن پہلے اس کے خلاف کوئی شہادت فراہم کرنی ضروری تھی۔ اب مجھے اس ماں بیٹی کی ضرورت نہیں تھی۔ ہر طریقہ کار اختیار کر کے دیکھ لیا تھا، انہوں نے دل کی ہر بات اگل ڈالی تھی، لیکن مجھے جس سراغ یا اشارے کی ضرورت تھی وہ نہ ملا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہماری تفتیش ابھی وہیں تھی جہاں سے شروع کی تھی۔ بات ابھی شک اور شبے میں تھی۔ یہ تفتیش مشکل ترین تفتیشوں میں سے تھی۔
मैंने संगीता की माँ को साथ ले जाकर दूसरे कमरे में बिठा दिया और संगीता को तफ्तीशी कमरे में ले आया। फिर इंस्पेक्टर इंटरव्यू के पास चला गया, उससे बताया कि मैंने क्या कुछ कहा है और क्या हासिल हुआ। संगीता से एक दो बातें पूछकर माँ बेटी को रुखसत कर देना था। इंटरव्यू ने कहा कि मैंने फ़ारग कर दूँ तो सारी रोदाद सुन लूँगा। मैं संगीता के पास जा बैठा। संगीता को मालूम नहीं था कि इसकी माँ भी आई हुई है और उसके साथ बड़ी लंबी बातें हो चुकी हैं। मैंने संगीता से माजरत की कि मैं एक ज़रूरी काम से चला गया था और उसे अकेले बैठना पड़ा। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। संगीता ने कहा, मैं तो कहती हूँ कि आपके साथ ही रहूँ और कातिल गिरफ्तार हो जाए तो अपने हाथों उसका गला घोंट दूँ। क्या आप कातिल को जल्द ही गिरफ्तार कर लेंगे? मुझे अपने अल्लाह पर भरोसा है। मैंने कहा, अगर उस तांगे के मालिक का सुराग मिल गया तो कातिल पकड़ा जाएगा। कौन सा तांगा? संगीता ने पूछा। क्या तुम्हें मालूम नहीं? मैंने कहा, कातिलों को तो लोगों ने भागते और एक तांगे में सवार होकर जाते देखा था। संगीता ने बताया कि अखबार की खबर में किसी तांगे का जिक्र नहीं था। मैं अखबार तो बाकायदगी से पढ़ा करता था, लेकिन कत्ल की यह खबर ना पढ़ सका। संगीता ने बताया कि खबर में यही था कि लोगों ने दो आदमियों को एक नौजवान पर हमला करते देखा और उसे कत्ल करके भाग गए। मैंने उसे बताया कि कातिल एक तांगे में बैठकर भागे थे और ये भी बताया कि तांगा प्राइवेट था और उसका रंग गहरा नीला या काला था। ठहरें, संगीता ने चौंक कर कहा और पूछा, उस घोड़े का रंग सफ़ेद और ब्राउन तो नहीं था? मैंने उसे घोड़ों का रंग बताया जो मौके के गवाहों से पूछा था। वो सफ़ेद और ब्राउन ही था। संगीता ने कहा कि ये सवारियों वाले तांगे जैसा दुबला पतला घोड़ा नहीं था, बल्कि सवारी वाले घोड़ों जैसा था जो घोड़ों के शौकीन लोगों के रखे होते हैं। बड़ा मोटा ताज़ा घोड़ा होगा। मैंने उसे बताया कि वो वैसा ही था जैसा वो बता रही है। मैं जानती हूँ ये तांगा किसका है। संगीता ने यूँ कहा जैसे कोई गुस्से को दबाते हुए दांत पीस कर बात करता है। वही था, मैं आपको बताती हूँ। और उसे फ़ौरन पकड़े, मैं कोर्ट में उसके ख़िलाफ़ गवाही दूंगी। संगीता ने दिल्ली के एक जागीरदार का नाम लेकर कहा कि ये उसका तांगा है और उसके तांगे को उसका अकलौता बेटा इरशादुल हसन इस्तेमाल किया करता है। मैं दूसरे कमरे में जाकर इंस्पेक्टर इंटरव्यू को बुला लाया और उसे बताया कि तांगे का सुराग मिल गया है। संगीता अंग्रेज़ को देखकर ज़रा झिंपी, लेकिन मैंने उसे समझाया कि इस अंग्रेज़ को ये इंकशाफ मालूम होना चाहिए, फिर कातिल आसानी से गिरफ़्तार किया जा सकेगा। उसे कहा वो कि उसी तरह बेतकल्फ़ी से सारा बयान दे जिस तरह मेरे साथ बातें करती रही है। आप देखिए अल्लाह की ज़ात बारी किस तरह मदद करती है, जिस पर मैं हर सूरत हाल में भरोसा किया करता था और कर रहा हूँ। संगीता ने जो कदरे लंबी कहानी सुनाई वो मुख्तसर यूँ थी कि उसे हमेशा मुसलमान अच्छे लगा करते थे। उसने पक्का इरादा कर रखा था कि शादी किसी मुसलमान के साथ ही करेगी। उसे इरादा कहें या ख्वाहिश कहें, हुआ ये कि जब वो थर्ड ईयर में पढ़ती थी तो उसकी दोस्ती अपने क्लास फेलो इरशादुल हसन के साथ होगी, जिसके मुतल्लिक उसने बताया था कि तांगा उसका है। इरशाद खूबरू लड़का था और दौलतमंद जागीरदार का इकलौता बेटा था। संगीता भी दौलतमंद बाप की बेटी थी। इरशाद संगीता को इतना अच्छा लगा कि बाकायदा मोहब्बत और मुलाकातें शुरू हो गईं। ये खुश तबाह लड़का था और कभी किसी बात पर संजीदा हुआ ही नहीं था। इसके पास पैसे होते थे, इसलिए संगीता को वो किसी बड़े होटल में ले जाकर खिलाता पिलाता था। संगीता ने बिला झिझक हमें बताया कि उसने इरशाद से कह दिया था कि वो उसी के साथ शादी करेगी और मुसलमान हो जाएगी। खुद इरशाद भी यही चाहता था। संगीता बहुत खुश थी कि वो जिस किस्म का मुसलमान लड़का चाहती थी वो उसे मिल गया है। इरशाद कभी कभी उसे तांगे में बिठाकर नई दिल्ली से बाहर किसी खूबसूरत सैरगाह में ले जाता और कभी जमुना के किनारे जा बैठते और एक दूसरे में गुम हो जाते थे। इस तरह संगीता इस तांगे और इस घोड़े से पूरी तरह वाकिफ़ थी। उनकी दोस्ती 6-7 महीनों से आगे ना बढ़ सकी। ये बात भी संगीता ने बिला शर्मो हिजाब कह दी कि इरशाद उसके साथ नाजायज़ ताल्लुकात पैदा करना चाहता था और कहता था कि हमें मियाँ बीवी तो बनना ही है और शादी कबूलियत का ही मसला होती है। जो हमें मौजूद है तो इसमें कोई कबाहत नहीं कि बाकायदा शादी से पहले ही मियाँ बीवी वाला खेल खेलना शुरू कर दें। यह बात संगीता को किसी तौर पर मंजूर नहीं थी। वो पाक मोहब्बत चाहती थी, फिर इस मोहब्बत को शादी तक पहुँचाना था। संगीता ने इरशाद का ये मुतालबा ठुकराना शुरू कर दिया और उसे साफ कह दिया कि वह जिस्मानी मोहब्बत नहीं रखेगी। इरशाद ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया और एक रोज़ ये भी कहा कि संगीता ने उसकी बात ना मानी तो वो उसे अगवा करके ज़बरदस्ती करेगा या उसे गायब ही कर देगा। संगीता वकार वाली आबरूमंद लड़की थी। उसने इरशाद के चैलेंज के अंदाज में कहा कि उसे अगवा करके देखते हैं कि क्या होता है। इस चपकलश पर आकर उनकी दोस्ती टूट गई। संगीता को इस बात का बहुत दुख था, लेकिन वो गंदी जहनीत वाले लड़कों को पसंद नहीं करती थी। फोर्थ ईयर में जाकर वो वाक़या हुआ जो मैंने पहले सुनाया है। दो बदमाश किस्म के लड़के संगीता को छेड़ते थे और एक रोज़ मकतूल लतीफ़ ने देख लिया और एक लड़के को फैंटी लगा दी। संगीता ने बताया कि लतीफ़ ने कभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। अब लतीफ़ ने उसे इन दो लड़कों की बेहुदगी से निजात दिला दी तो संगीता के दिल में लतीफ़ दाखिल होने लगा। उसने लतीफ़ का शुक्रिया अदा किया तो लतीफ़ और संगीता की मोहब्बत शुरू हो गई।
आगे चलकर सिर्फ एक बार इरशाद ने संगीता से कहा था कि इस लड़के की खैरियत चाहती हो तो ताल्लुक़ तोड़ लो। संगीता ने बड़े ही नाज़ेबा अल्फाज कहकर इरशाद को धुतकार दिया था। फिर जिस तरह लतीफ़ के दोस्तों ने मुझे बताया था, इस तरह लतीफ़ और संगीता की मोहब्बत परवान चढ़ती रही। संगीता ने बताया कि लतीफ़ में ख़ानदानी शराफत थी, जुर्रत भी थी और उसने कभी कोई बेहुदा हरकत या बात नहीं की थी। उन्होंने शादी का पक्का इरादा कर लिया था। संगीता ने अपने बयान में ये भी कहा कि लतीफ़ ने उसे बताया था कि उसने अपने वालिदैन के साथ शादी की बात की है, लेकिन वो इतना बड़ा ख़तरा मोल लेने से डरते हैं। उसके बावजूद लतीफ़ ने संगीता से कहा था कि दूर किसी शहर में कोई ठिकाना बन जाए तो दोनों भाग कर वहाँ चले जाएंगे, और इतने में लतीफ़ कत्ल हो गया। इंस्पेक्टर इंडरियो के एक सवाल का जवाब देते हुए संगीता ने कहा कि कत्ल से 6-7 रोज़ पहले मकतूल लतीफ़ ने उसे बताया था कि आज इरशाद ने उसे रोक कर कहा था कि संगीता की दोस्ती तर्क कर दो, वरना तुम्हारा इंजाम बहुत बुरा होगा। लतीफ़ ने उसे कहा था कि वो अपना इंजाम देखकर दोस्ती तर्क करेगा और इरशाद उसे पहले इस इंजाम तक पहुंचाए। मुझे उम्मीद है कि मैंने बात इतनी मुख्तसर करके बात और बैकग्राउंड ठीक तरह वाज़ह कर दी है, और सारा दिन माँ बेटी के साथ ही गुजर गया। संगीता का बाप सारा दिन बाहर बैठा रहा। आखिर हमने उसे अंदर बुलाया। फिर संगीता की माँ को दूसरे कमरे से बुलाया तो बाप अपनी बीवी को देखकर हैरान हुआ कि ये किस वक्त आई है। मैंने उस पर सारी बात वाज़ह कर दी और फिर कहा कि हमें कातिल का सुराग मिल गया है और संगीता की हमें शनाख्त के लिए ज़रूरत पड़ेगी। वो यानी बाप परेशान हुए बगैर हमारे साथ तामुन करे। इस तरह उसकी कुछ दिलजोई करके इसकी बीवी और बेटी को उसके साथ वापस भेज दिया। हमने उसी वक्त एक हेड कांस्टेबल को बुलाकर तीनों मौके के गवाहों के एड्रेस दिए और कहा कि उन्हें ये तहरीरी इतला दे आए कि सुबह 9 बजे से पहले यहाँ हाजिर हो जाएं। इसके बाद हमने इस जागीरदार के घर छापा मारने के इंतजामात किए। पुलिस की छोटी सी गादर का बंदोबस्त भी कर लिया। तांगे की शनाख्त के लिए संगीता का साथ होना ज़रूरी था, लेकिन हमने दानिस्ता उसे इस मौका पर साथ न रखा। मौका के तीनों गवाह और घोड़ा पहचानते थे। अगली सुबह तीनों गवाह 9 बजे से कुछ पहले आ गए। बावर्दी पुलिस के 8 कांस्टेबल और 2 हेड कांस्टेबल भी आ गए। हमने छापा मारने और खाना तलाशी का वारंट इलाका मजिस्ट्रेट से ले लिया था। उस वक्त पुलिस की ये कार्रवाइयाँ बड़ी ही तेज़ी से हुआ करती थीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता था कि कचहरी जाकर ये पता चले कि मजिस्ट्रेट साहब तो अभी आए ही नहीं। हमने मतलूबा वारंट रात मजिस्ट्रेट के घर से बनवा लिया था। इरशाद के घर का एड्रेस संगीता से मालूम कर लिया था। अगली सुबह 9 बजे गारद और गवाहों की बड़ी गाड़ी पर सवार किया। मैं और इंडरियो जीप में बैठे और चल पड़े। अपने टारगेट पर पहुंचे तो जागीरदार की कोठी देखकर हम पर रोब तारी हो गया। वो तो एक महल था जिसके चारों तरफ तकरीबन 5 फुट ऊंची और बड़ी खूबसूरत दीवार थी। कांस्टेबलों को हमने ये कहकर कोठी के चारों तरफ फैला दिया कि किसी को बाहर ना जाने दें। बाहर से कोई आदमी अंदर आना चाहे तो उसे पहले हमारे पास ले आएँ। कोठी का बाहर वाला गेट बंद था। हमने गेट पर हाथ रखा ही था कि चौकीदार ने अंदर से गेट खोल दिया। उससे जागीरदार उसके बेटे इरशादुल हसन का पूछा कि घर में हैं या नहीं। सब सोए हुए हैं। चौकीदार ने कहा वो तो 11 बजे के करीब उठा करते हैं। मैंने चौकीदार को बताया कि हम पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, सबको जगा दो। वो चलने लगा तो मैंने उससे पूछा कि उनका तांगा और घोड़ा कहाँ है। उसने एक तरफ इशारा करके बताया कि अस्तबल में है। उसने यह भी बता दिया कि 2 घोड़े सवारी वाले हैं और तीसरा तांगे का घोड़ा है। चौकीदार चला गया और कुछ देर बाद जागीरदार बाहर निकला। उसने गाउन पहन रखा था। उसके चेहरे पर परेशानी या घबराहट की बजाय गुस्से का तासुर था। हम उसकी तरफ चले और वो आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ आया और पूछा कि हम कौन हैं और क्यों आए हैं। हम दोनों इंस्पेक्टरों ने उसे अपने कार्ड दिखाए, फिर खाना तलाशी का वारंट दिखाया और साथ ही ये कहा कि आपकी कोठी पुलिस के घेरे में है। ये मामला क्या है? उस चौधरी ने बहुत बड़े अफसरों की तरह पूछा और कहा, मैं आईजी साहब को फ़ोन करता हूँ, हम आपको फ़ोन करने की फ़ुर्सत नहीं दे सकते। मैंने कहा, ये अंग्रेज़ इंस्पेक्टर अभी खामोश है। मैं यही चाहता हूँ कि ये खामोश ही रहे, इसलिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। हम छापा मारने आए हैं, हमें अपना तांगा और तांगे का घोड़ा दिखा दें और अपने बेटे इरशादुल हसन को बाहर ले आएँ, वरना हम खुद अंदर जाकर उसे बाहर ले आएंगे। ये चौधरी उन जागीरदारों वगैरह में से था जिन्होंने जंग अजीम में अंग्रेज़ों को जंगी फ़ंड में बहुत रकमें दी थीं। ये चौधरी अंग्रेज़ों का पाला हुआ और बनाया हुआ जागीरदार था। उसे ये तवक्को थी कि अंग्रेज़ उसे हर मुश्किल और मुसीबत से बचाए रखेंगे, लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि अंग्रेज़ अपने कानून की कुर्बानी नहीं दिया करता। अंग्रेज़ अपने खुशामदियों को इनाम दे दिया करते थे, लेकिन कितना ही बड़ा कोई खुशामदी क्यों ना हो, उसका जुर्म माफ़ नहीं करते थे। मुख्तसर बात यह है कि ये शख्स पहले अपनी जागीरदारी का और अंग्रेज़ों से वफ़ादारी का रोब दिखाता रहा और फिर ज़रा नरम हुआ तो इंस्पेक्टर इंडरियो ने गर्ज कर कहा कि मलक इसे कहो कि हम जो कहते हैं वो करे और अपनी ज़ुबान बंद रखे। ये सुनकर चौधरी साहब कुछ और नरम हुए और हमें अस्तबल में ले गए।
यह अस्तबल कोठी के अहाते में ही था। इससे पहले हमें जो चीज़ नज़र आई वो 3 घोड़े थे, जिनमें एक का रंग बिल्कुल वही था जो हमें बताया गया था। तीनों गवाह हमारे साथ थे। एक ने ज़रा बुलंद आवाज़ में कहा कि वो रहा तांगा यही था। एक और गवाह बोला कि घोड़ा ये था। इतने में कोठी के अकब से हमें कोई शोर शराबा सुनाई दिया। हम उधर मुतवज्जो हुए थे। कांस्टेबल दौड़ा आया कि एक आदमी कोठी के पिछले दरवाजे से निकलकर भाग रहा था। उसे पकड़ा तो वो लड़ने पर उतर आया है और कांस्टेबलों को गालियां देता है। हम दोनों इंस्पेक्टर अस्तबल से निकले तो देखा कि 3 कांस्टेबल एक बड़े ही खूबरू नौजवान को घसीटते और धकेलते हुए ला रहे थे। चौधरी ने देखा तो बोला, छोड़ दो इसे, ये मेरा बेटा है। मैंने बेटे का नाम पूछा तो उसने इरशादुल हसन बताया। इरशाद, मैंने उसे बड़े आराम से कहा, इंसान के बच्चे बनो, तुम हमसे तो आज़ाद नहीं हो सकते। अपने मुअज़्ज़ज़ बाप की बेइज्जती ना कराओ और आराम से हमारे साथ चले चलो, वरना हथकड़ियों में बांध कर गाड़ी में फेंक देंगे और ले जाएंगे। उसका बाप अलग एहतजाज और गुस्से का मुजाहरा कर रहा था। ये मंजर खासा दिलचस्प था, लेकिन मैं बात मुख्तसर रखने के लिए ये बयान नहीं कर रहा। सुनाने वाली बात यह है कि हमने कानून शहादत के मुताबिक साथ वाली 2 कोठियों में से एक आदमी बुलाकर तांगा और घोड़ा बाकायदा बरामद करवाए और कागजात तैयार किए। इस घर की औरतें भी बाहर आई थीं। उन्होंने अलग शोर मचा रखा था और इरशादुल हसन की माँ उसके बाप पर टूट टूट पड़ती थी कि वो IG को फ़ोन क्यों नहीं करता कि उसकी पुलिस हम शरीफ लोगों को तंग कर रही है। जागीरदार मेरे पास आया और बाजू से पकड़कर अलग ले गया। कहने लगा, आप मेरे हिंदुस्तानी भाई हैं, मैं आपकी झोली सोने और चांदी से भर दूंगा। मेरी इज़्ज़त का कुछ ख्याल करें और मेरे बेटे ने जो कुछ भी किया है ये गोल कर दें। इसे मालूम नहीं था कि उसके बेटे का जुर्म क्या है। चौधरी साहब, मैंने कहा, आपने मुझे हिंदुस्तानी भाई कहा है। मैं हिंदुस्तानी ज़रूर हूँ और आपका मुसलमान भाई भी हूँ, लेकिन इस वक्त मैं सिर्फ़ हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ और भाई किसी का भी नहीं। मैं इस कौम के कानून का पाबंद हूँ, जिस कौम से मुझे तनख्वाह मिल रही है और जिसका मैं नमक खा रहा हूँ, और ये मुसलमान के किरदार के मुनाफी है कि मैं नमक हरामी करूँ। हम उसके शहज़ादे बेटे को गाड़ी में डालकर अपने हेड क्वार्टर ले गए। वो शहज़ादे ने भी नाश्ता भी नहीं किया था। हमने उसे नाश्ता पेश करना भी नहीं था। तांगा और घोड़ा भी हमारे पीछे आ रहे थे। देख इरशाद भाई, मैंने अपने कमरे में बिठाकर उसे कहा, तुम्हारा बाप तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकेगा। अंग्रेज़ किसी का खून माफ़ नहीं किया करते। सीधी बात यह है कि तुमने 2 दोस्तों के साथ लतीफ़ नाम के एक लड़के को कत्ल किया है। इस वारदात में तुमने अपना तांगा इस्तेमाल किया था। 1000 कोशिश करो, बाप की दौलत लुटा दो, तुम बच नहीं सकते। इकबाल जुर्म कर लो, फिर हम भी तुम्हें अच्छी खासी राय दिला देंगे। इंस्पेक्टर डरियो ने भी उससे ऐसी ही बातें की, कुछ लालच दिया और कुछ डराया धमकाया, लेकिन उसे अपने बाप की जागीरदारी पर इतना भरोसा था कि वो हमारी बात को कबूल ही नहीं कर रहा था। मैंने उसे कहा कि वो अपने दोनों दोस्तों की निशानदेही कर दे, लेकिन वो इनकार कर रहा था। हमने उसे अपनी हवालात में बंद कर दिया। वो नाश्ता मांग रहा था, लेकिन हम उसे सारा दिन भूखा रखना चाहते थे। हमने संगीता को बुलवाया और वो अपने बाप के साथ आ गई। बाप को अलग बिठा दिया और संगीता को तांगा और घोड़ा दिखाया। उसने देखते ही कहा कि यही तांगा इरशाद का है और यही घोड़ा उस तांगे के साथ इस्तेमाल होता है। इसके बाद संगीता को हवालात के दरवाजे पर ले गए, जिसमें इरशाद बंद था। कानूनी तौर पर मुलजिमों की शनाख्त का तरीका कुछ और होता है, लेकिन मैं ये तरीका अपने तौर पर इख्तियार कर रहा था कि इरशाद और संगीता का आमना सामना हो जाए। संगीता ने इरशाद को देखा तो उसे गालियाँ देनी शुरू कर दी और कहा कि तुमने लतीफ़ को कत्ल किया है और अब तुम फांसी चढ़ोगे। संगीता को हमने घर भेज दिया। मैं रात को तकरीबन 10 बजे की बात सुनाता हूँ। रात को हमने इरशादुल हसन को हवालात से निकलवा कर तफ्तीशी कमरे में बिठाया और उसे इकबाल जुर्म पर आमादा करने लगे। उसकी हालत गैर हुई जा रही थी। सवाए पानी के उसके अंदर कुछ नहीं गया था, लेकिन उसने हाथ जोड़कर कहा कि 1 सिगरेट और 1 विस्की के 2 पैग पिला दो। फिर वो रो पड़ा। गौर फरमाएं कि ये थी एक मुसलमान की औलाद। ये लोग समझते हैं कि दौलत और जागीर मिल गई तो खुदा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ मैं अफसोस के साथ कहूँगा कि पाकिस्तान की किस्मत भी ऐसे ही जागीरदारों की मुट्ठी में आ गई। उस नौजवान मुलजिम की ये हालत हो रही थी कि वो 1 सिगरेट और 2 पैग शराब के एवज़ अपना ईमान भी देने पर तैयार हो गया, लेकिन उसके पास ईमान तो था ही नहीं। मैंने उसे कहा कि वो हमारी बात मान ले और उसे नहायत आला खाना खिलाएंगे, सिगरेट भी देंगे और 2 पैग नहीं बल्कि विस्की की बोतल उसके आगे रख देंगे। इंस्पेक्टर डरियो ने अपनी जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला और सामने रख लिया। फिर एक हेड कांस्टेबल को बुलाया और उसे कहा कि वो कहीं से थोड़ी सी वलायती शराब ले आए। शराब कोई नायाब चीज़ नहीं थी, फ़ोन करके कहीं से भी मंगवाई जा सकती थी और मंगवा ली गई। अब सिगरेट और शराब का करिश्मा देखें। शराब आने से पहले इरशादुल हसन ने सिगरेट पैकेट की तरफ हाथ बढ़ाया तो डरियो ने पैकेट पीछे करके कहा कि पहले इकबाल जुर्म। हाँ साहब, इरशाद ने कहा, लतीफ़ को मैंने अपने एक दोस्त के साथ कत्ल किया था और एक दोस्त आगे में बैठा रहा था। इंस्पेक्टर डरियो ने सिगरेट पैकेट और माचिस उसकी तरफ सरका दी। हमने उसके लिए खाना मंगवाया और साथ शराब और गिलास भी रख दिया।
کھانے اور شراب پر تو وہ ٹوٹ پڑا اور جوں جوں کھانا اس کے اندر جا رہا تھا اس کی زبان میں روانی آتی جا رہی تھی۔ کچھ شراب بھی اس کے اندر گئی تو وہ یوں بولنے لگا جیسے دوستوں میں بیٹھا کوئی دلچسپ بات سنا رہا ہو۔ مطلب یہ کہ وہ کھانے کے دوران اپنے جرم کی بیک گراؤنڈ اور پھر واردات کا طریقہ سنا رہا تھا۔ اسے دیکھ دیکھ کر مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ ایک مسلمان کا اتنا خوبرو بیٹا اخلاقی تباہی میں جا پڑا تھا۔ یہی ایک نہیں نہ جانے اس جیسے کتنے بیٹے تباہ و برباد ہو رہے تھے۔ میں اس کا پورا اقبال نہیں سنا رہا، یہ تو آپ پڑھ ہی چکے ہیں کہ قتل کا باعث کیا تھا۔ ارشاد نے بتایا کہ دوست اس کا مذاق اڑاتے تھے کہ ایک لڑکی اسے دھتکار گئی ہے اور کسی اور کو دوست بنا لیا ہے۔ پھر سنگیتا نے بھی اس کی بے عزتی کر دی تھی۔ ارشاد کو معلوم تھا کہ مقتول ہر صبح اس میدان میں ورزش اور پھر ہاکی کی پریکٹس کے لیے جایا کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ اس کا ارادہ قتل کا نہیں تھا، وہ اسے صرف مارنا پیٹنا چاہتا تھا، لیکن ہاکی کی اسٹک اس کی کن پٹی پر لگی تو اس سے وہ مر گیا۔ ارشاد کا خیال تھا کہ وہ مرا نہیں اور کل صبح سے نظر آئے گا، لیکن اسے 1.5-2 گھنٹوں بعد پتہ چل گیا کہ لطیف مر گیا ہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے دونوں دوستوں کی بھی نشاندہی کر دی اور ان دونوں کو اسی روز گرفتار کر لیا گیا۔ میں نے یہ کہانی بہت مختصر کر کے سنائی ہے اور اتنا ہی کافی سمجھوں گا کہ ارشاد الحسن اور اس کے دوست جس نے ارشاد سے مل کر قتل کیا تھا سزائے موت دی گئی اور جو دوست آنگے میں بیٹھا تھا اسے آنتے جرم میں 4 سال سزائے قید بامشقت دی گئی۔ ہائی کورٹ میں اپیل ہوئی تو ہائی کورٹ نے ملزموں کی نوعمری دیکھتے ہوئے سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی اور تیسرے دوست کی سزا برقرار رکھی۔ سنگیتا کورٹ میں پیش ہوئی تھی اور اس نے بڑی دلیری سے ارشاد کے خلاف بیان دیا اور ثابت کر دیا تھا کہ قتل کا باعث کیا تھا۔ سزائے موت دینے والا سیشن جج ایک اینگلو انڈین تھا۔ اس نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ یہ دولت مند جاگیردار اور ان کی اولاد عام آدمی کو اپنی رعایا اور غلام سمجھتے ہیں اور جاگیردار دولت کے نشے میں جہاں ہر طرح کی بد اخلاقی اور بدی کا ارتکاب کرتے ہیں وہاں قتل تک بھی کر گزرتے ہیں۔ یہ لوگ کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ سب انسپکٹر ہرچرن داس اس کے خلاف ہم نے تفصیلی رپورٹ لکھی تھی کہ اس نے تفتیش میں اس طرح دانستہ کوتاہی کی تھی۔ اس کے خلاف محکمانہ کارروائی ہوئی اور اسے سب انسپکٹر سے ASI بنا دیا گیا۔ عام فہم زبان میں یوں کہیں کہ اسے بڑے تھانے دار سے چھوٹا تھانے دار بنا دیا گیا تھا۔